प्लस हम करते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स, तो उसमें भी इंक्लूड हो जाता है। उसके सिवाय अगर आपको कुछ नहीं आता है, उसके सिवाय अगर आपको लगता है कि हाँ ये रिलेटेड है और ये नहीं है मेरे पास और मुझे नहीं आ रहा है, तो यू कैन वी कैन डिस्कस दैट वी यू नो आई विल सॉल्व दैट। ये मैंने पहले भी बोला था। यस मैम, आपने जो अभी रिसेंटली भेजी है ना चैप्टर 13 की, उसमें ना मुझे एक डाउट है। उसमें क्वेश्चन है, व्हाई इज द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया डाइवर्सिफाइड? उसका मतलब क्या होता है? फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया डाइवर्सिफाइड क्यों है, मतलब हमारे जो फिजिकल फीचर्स है, राइट, जिसको अब हम नेक्स्ट चैप्टर में, एक्चुअली 14 चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, उसमें फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया की जब हम बात करेंगे, और उसमें डाइवर्स डाइवर्स मतलब क्यों अलग अलग है, मतलब व्हाई वी हैव माउंटेन्स, व्हाई वी हैव प्लेन्स, व्हाई वी हैव डेजर्ट, तो ये इतने सारे डाइवर्स फिजिकल फीचर्स क्यों है हमारी कंट्री में, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। समझ में और आया? मैम उसमें पॉइंट दिया है उसके आंसर में कि साउदर्न पेनिनसुला प्लेट्यू इज वेरी ओल्ड, तो मैम वो ओल्ड ही होगा या तो फिर वो कोल्ड होगा? ओल्ड ओल्ड ही है, वो गोंडवाना लैंड वाला है प्लेट्यू रीजन, यानी वो भी 14 चैप्टर में आएगा, आपको थोड़ा सा ही इसमें पता। एक्चुअली पेनिनसुलर प्लेट्यू जब ये धरती बनी थी, व्हेन द अर्थ वाज मेड, एट दैट टाइम यू नो वी नो कि प्लेट्स अलग अलग हुए, राइट, और प्लेट्स अलग अलग होते होते सम कंट्रीज हैज बिकम, यू नो, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज कम टुगेदर, दूसरे कंट्रीज कॉन्टिनेंट अलग हुए। तो इस तरह से जो गोंडवाना लैंड का जो अर्थ का सबसे पहला टुकड़ा था, दैट कम्स टू इंडिया, मतलब दैट वाज द पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू, मतलब वो जो धरती जब हमारी बनी थी, जब वो अर्थ का टुकड़ा था, दैट हैज कम, सो दैट इज द रीजन। ओके। ये वाला कौन सा चैप्टर है? अब हम तो बात, ये तो अभी हम चैप्टर 13 की बात कर रहे हैं। मैम आपने जो बोर्ड पे लिखा है वो कौन सा चैप्टर है? समझाने वाले थे। चैप्टर मैम अभी आप 14 कराओगे ना? क्यों 8 हमारा कंप्लीट हो गया? नो मैम, आप सिंगल सिटीजनशिप और ड्यूअल सिटीजनशिप यस समझाने। मैम। हाँ, यस मैम। अभी तो हमारा बाकी है, we'll complete that, then we'll start next chapter. मैम अभी कौन सा चैप्टर करवा रहे हो? हम अभी 8th चैप्टर पे हैं। ओके मैम सिंगल सिटीजनशिप से बाकी है। Okay, from single citizenship, right? We had discussed about single citizenship, yeah, last time I think so. યસ મમ્મીએ કીધું કે ભણવા આમાં લેક્ચર આપવા તમે એકલે કહું આટલી બધી ભીડમાં ના બેસે એટલે બધા અંદર જાય એમ કહું। वेदांत, आपका माइक म्यूट रखो बेटा। વાઈફાઈ નહીં પડે એટલે બહાર ઊંઘ્યો, તમે બધા અંદર જાઓ ના, પણ જે કરવું હોય ઓલા રૂમમાં જાઓ, આ રૂમમાં वेदांत, હા અંદર જાઓ એ keep your mic mute everyone. अपना माइक म्यूट रखा करो। विषा, मैंने बोला बेटा माइक म्यूट करो। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर 8 इज गोइंग ऑन। Today is what, 15/6? યસ મેમ। Okay, chapter 8. Okay, now here we are going to discuss first a single citizenship. My voice is audible to you? યસ મેમ ઓડિબલ। यस मैम। યસ મેમ। यस मैम। And board is clear to you all? मैम आपने और वीडियो ऑन नहीं किया। मैंने वीडियो ऑन नहीं किया। नो मैम। अब दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। Okay.
नाउ सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? लाइक फॉर एग्जांपल आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है इंडिया is a part of a single citizenship. Means we have only one passport, that is as an Indian passport. जैसे यूएसए है, यूएसए is having a two passport. एक तो जो स्टेट में आप रहते हो यूएसए के, उस स्टेट का पासपोर्ट होता है, और एक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पासपोर्ट होता है. So in USA there are two passports are available, and you should have a two passport when you are living in a USA. But India is such a country where there is only a one passport. Means there is only one passport in which you are living in any state of India, right? You are a citizen of any state of India, but still you are the citizen of India. ऐसा नहीं है कि आप गुजरात में रहते तो गुजरात का भी पासपोर्ट होना चाहिए और इंडिया. USA is quite big, right? So that is the reason this type of condition had been created over there, or they have some reasons we don't. Right? Let's talk about India. Single citizenship. अब dual citizenship क्या होता है? जो हमारी कंट्री में था, जो हमने सिर्फ कश्मीर को दिया था. आई एम अगेन टेलिंग यू, क्योंकि इसमें ये हमारी पुरानी बुक है, इसलिए इसमें है ना पुराना वाला दिया गया है, इन विच वी हैव अ ड्यूअल सिटीजनशिप विद कश्मीर. मतलब इंडिया में जो कश्मीर में लोग रहते हैं, दे हैड अ टू पासपोर्ट इन फ्यूचर. अब नहीं, उसमें दो पासपोर्ट थे उनके पास, एक इंडिया का पासपोर्ट था और एक पाकिस्तान का पासपोर्ट था. सो एक्चुअली स्टिल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहे हैं कल्चर के, स्पेस के, लैंड के. तो इसके कारण पहले जब बहुत ज्यादा रायट्स हुए थे, तब कांग्रेस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि फॉर अ फ्यू टाइम वी विल कीप कश्मीर, वी विल गिव देम citizenship, dual citizenship of India and Pakistan both. So they can go in India and Pakistan wherever they are. क्योंकि majority कश्मीर में मुस्लिम्स थे, अभी भी है, right? So that was the reason. लेकिन फिर 370 आर्टिकल था जो, that 370 article we have removed. So because we have removed this article, after that Kashmir also became the part of India. Now there will be no single citizenship will be given. Dual citizenship will be given to Kashmir. Now we have only one citizen. यानी पूरा एक country एक हो गया है. And now Kashmir is also part of India. Right? That is more. शिप में जो स्टेट का भी पासपोर्ट होता है, तो अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना हो तो भी पासपोर्ट यूज करना पड़ता है. हाँ, that वो तो पहले था ना, ऐसा सिस्टम तो ऐसा सिस्टम बहुत पहले था ना. ऐसा पहले था, अब नहीं है. 2 साल पहले हमारी कंट्री में ड्यूअल सिटीजनशिप था. हम इसमें ये पढ़ने वाले के ड्यूअल सिटीजनशिप है जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि ये पुरानी बुक है. ठीक है, समझ में आ गया मैं क्या बोल रही हूँ? मैं पढ़ती हूँ तो पता चलेगा. इन अमेरिका ड्यूअल सिटीजनशिप इज गिवन, one for United States of America and other for state citizenship, यानी वो जिस स्टेट के सिटीजन है. But India there is only one single citizenship, irrespective of any region or state of our country. Only citizen of Jammu and Kashmir have dual citizenship, one for India and another for the state of Jammu and Kashmir, right? क्योंकि उनको इस तरह से राइट दिया गया था कि जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में कोई लैंड खरीद नहीं सकता है, जम्मू एंड कश्मीर में आप बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थे because of its it's a part of Pakistan, so you can go here also there. यानी जम्मू एंड कश्मीर को खुद का अपना एक स्टेट बना के रखा था, मतलब कि खुद एक कंट्री है जम्मू एंड कश्मीर, और कोई इंटरफियर नहीं कर सकता है जम्मू एंड कश्मीर में. यानी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होगा. ये बहुत सारी चीजें थी जो अब हट गई है. नाउ जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया. नाउ द सेंटर विथ स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर. अब फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है पता है? द सेंटर
with strong, ये समझना, हाँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और समझने जैसा है। स्ट्रक्चर। हाँ, अब फेडरल का मतलब क्या होता है कि हमारा इंडिया बहुत ही बड़ा है। इट्स आवर इंडिया इज क्वाइट ह्यूज, लोग भी ज्यादा है, स्टेट्स भी ज्यादा है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो कोई एक उससे एक गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। यानी जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पता नहीं होगा शायद कि स्टेट गवर्नमेंट को क्या चाहिए, राइट। स्टेट गवर्नमेंट को शायद नहीं पता होगा कि एएमसी कॉर्पोरेशन में अहमदाबाद में क्या चाहिए, राइट। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया है, फेडरल। अब फेडरल का मतलब क्या होता है, फेडरेशन। फेडरल का मतलब होता है फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब क्या होता है, डिवीजन। डिवीजन किस तरह से, यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो सबसे ऊपर है, राइट, उसको पावर दिया। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे कंट्री को कंट्रोल अकेले नहीं कर सकती है, थोड़े से डिसीजंस में वो कर सकती है। फिर दूसरा पावर वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट ये तो नहीं, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट ये तो नहीं देख सकती कि ये नवावाड़ी में क्या हो रहा है, राणिप में क्या हो रहा है, नारायणपुरा में क्या हो रहा है। सो दे हैव गिवन एएमसी, हाँ, टू द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, राइट। अब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट का ही देखेगी, अहमदाबाद गांव में क्या हो रहा है वो तो नहीं देखेगी, राइट। तो देन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हैज गिवन पावर टू ग्राम पंचायत। तो इन सबको अपने हिसाब से अपने पावर दिए गए हैं कि दे कैन टेक देयर ओन डिसीजंस बाय देयर ओन वे, राइट। तो उसे कहा जाता है फेडरल स्ट्रक्चर, इसे फेडरल स्ट्रक्चर कहा जाता है, राइट। नाउ there is nowhere any reference of the word federal in the constitution, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे फेडरल करके कोई वर्ड नहीं है, राइट। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट सबसे इजीएस्ट वे ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि वो इजी कर देता है काम गवर्नमेंट का करने के लिए। यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द सेंटेंस यूज्ड फॉर इंडिया बाय द यूज ऑफ वर्ड यूनियन। हमारे इंडिया जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो उसमें क्या लिखा हुआ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब बहुत सारे स्टेट्स जो इकट्ठे हुए, दैट इज इंडिया, ठीक है। A permanent and irreversible relationship between India and its component state is indicated. फेडरल का मतलब क्या होता है कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में एक क्या बोलते हैं, देयर इज अ रिलेशन इज देयर। India is the United States and no state has right to secede it. India is a union state, यानी हमारा इंडिया क्या है, एक यूनियन स्टेट है, और हमने किसी एक स्टेट को पावर नहीं दिया है कि तुम आके राज करो, राइट। सो नो एनी स्टेट कैन नॉट secede it, मतलब एक स्टेट किसी भी स्टेट पे को कंट्रोल नहीं कर सकता। हर एक स्टेट को, जैसे गुजरात गवर्नमेंट के पास पावर है, महाराष्ट्र आके गुजरात गवर्नमेंट पे कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इस तरह से हमने हमारा पूरा स्ट्रक्चर बनाया कि वो हर एक स्टेट अपने हिसाब से काम करे और अपने हिसाब से डेवलपमेंट हो। तो आप देखो हर एक स्टेट का डेवलपमेंट भी अलग अलग है, राइट। Thus, India is a union of states, yet it has some element of federal government. हमारा यूनियन ऑफ स्टेट भी है और उसके साथ हमारे फेडरल स्ट्रक्चर भी है। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबको पावर दे दिए है कि भाई तुम अपने हिसाब से काम करो, तो दैट इज नोन एज अ फेडरल स्ट्रक्चर। पर मैम उससे स्टेट गवर्नमेंट को कुछ करना हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है ना, यानी जब जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं तब परमिशन लेनी पड़ती है। अदर देन दैट, जैसे कि फीस का है, डिवोर्स है, मैरिज है, वो अभी आएगा। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, हम कंकरेंट लिस्ट, ये फेडरल में आएगा कि क्या क्या पावर किसके पास क्या है, वो हम अब बात करेंगे, ठीक है।
So thus in Indian federal government in Indian federal there are two sets of government. हमारे इंडिया में दो सेट्स ऑफ गवर्नमेंट है जो फेडरल कही जाती है, एक है सेंट्रल और एक है स्टेट। और उसके बाद धीरे धीरे हमने सबको पावर दिए हैं, लेकिन फेडरल में सेंट्रल और स्टेट आया है। The union government and the state government. The constitution has clearly marked areas of functioning for both the kinds of government. यानी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि यूनियन गवर्नमेंट के क्या पावर है और स्टेट गवर्नमेंट के क्या पावर है और दोनों को मिलके क्या साथ में करना है, राइट। तो ये सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो अब हम बात करेंगे व्हाट आर द पावर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर्स है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट कंप्राइजेस ऑफ 97 सब्जेक्ट्स, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबसे बड़े बड़े पावर है, 97 ऐसे पावर है, यानी सबसे भी कितना पता नहीं चला पावर यानी कंट्रीज या फिर कंप्राइजेस। मैं 1 मिनट में बोल दूं, बाद में ना समझ में आए मैं शुरू करूं। यूनियन लिस्ट का मतलब क्या होता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस चीज पे उनका पावर है। जैसे कि पेट्रोल के भाव बढ़ाने हैं तो उस पे उसका पावर है, आर्मी को कंट्रोल करना है तो उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, राइट। यानी जो बड़े बड़े डिसीजन है, सब्सिडी लानी है कि नहीं लानी है, टैक्स बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, राइट, आर्मी, ये सारे जो बड़े डिसीजंस है वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक डिफेंस, यानी हमारा जो आर्मी है उसका डिसीजन सरकार लेती है, यानी यूनियन गवर्नमेंट। फॉरेन अफेयर्स, किसके साथ कैसे रिलेशंस रखने हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। आपने देखा है कभी कोई और मिनिस्टर बोलता है, हमेशा नरेंद्र मोदी ही सेंट्रल अफेयर्स में और फॉरेन अफेयर्स में देखे जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड है, राइट। फिर एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर पावर किस तरह से बनाना है, ये भी हमने पावर दिया गया है किसको, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी ने न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्टिंग किया था पोखरण में, तो वो डिसीजन किसने लिया था, प्राइम मिनिस्टर ने, राइट। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया था। बैंकिंग, रेलवे, कम्युनिकेशन, ये जो बड़े बड़े डिसीजन है, बड़े बड़े सेंटर्स है, राइट, तो वो सबके डिसीजन कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। पोस्ट, टेलीग्राफ आर इंक्लूडेड इनटू द यूनियन लिस्ट। अब समझ में आया, जिसने बोला था मैम समझ में नहीं आया, यस अंडरस्टूड, कोई डाउट है, मतलब आपको पता चला कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस में, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट उनके बीच में नहीं बोल कंस्ट्रक्शन, फिर आर्मी और फिर आउट ऑफ इंडिया रिलेशनशिप और एटसेट्रा। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेट लिस्ट की। स्टेट लिस्ट मतलब फेडरल ने हमने 2 पार्ट कर दिए हैं गवर्नमेंट के, तो डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, 66 सब्जेक्ट पे पावर है, राइट। कि ऐसे 66 डिसीजन है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं कर सकती, आपको जो करना है करो, राइट। आपको मदद चाहिए तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम आपके बीच में, अगर आप ठीक से कर रहे हो तो हम आपके बीच में नहीं बोलेंगे, राइट। तो द स्टेट लिस्ट comprises of 66 subjects. The state list comprises of those important subjects on which the state legislature house can pass laws. जैसे कि है और मम्मी है, तो फॉर एग्जाम्पल पापा सेंट्रल गवर्नमेंट है, वैसे तो मम्मी ही सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल पापा जॉब करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पापा जॉब करते हैं और मम्मा हाउसवाइफ है, राइट। तो पापा बाहर जाते हैं तो बड़े बड़े डिसीजंस, क्या लाना है, कितनी फीस भरनी है, क्या एडमिशन करना है, ये फॉर एग्जाम्पल पापा लेते हैं, जरूरी नहीं है कि लेते हैं लेकिन लेते हैं शायद। और घर में मम्मा होती है तो मम्मा शील टेक डिसीजन ऑफ हाउस होल्ड कोर्स, कि आज क्या खाना बनाना है, क्या करना है, तो उसमें पापा इंटरफियर नहीं करते हैं कि आज खाना बनाना है। किसी के घर में करते होंगे, आई डोंट नो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मॉम will take all the decisions, right? So this is way how it is divided, कि पापा के डिसीजन में मॉम
इंटरफियर नहीं करती है और मॉम के डिसीजन में पापा इंटरफियर नहीं करते हैं. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. इसे फेडरल कहा जाता है, राइट? तो इसी तरह से हमारे कंट्री में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है, उसमें स्टेट नहीं इंटरफियर करता है, और स्टेट के जो पावर है उसमें सेंटर इंटरफियर नहीं कर सकता. The state list comprises of those important subjects on which the state legislature house can pass laws. मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि आप लॉ चेंज भी कर सकते हो, मतलब लॉज में चेंजेस ला सकते हो. और मैम सर, जो अगर स्टेट गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती है. हाँ, तो तब सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती है, लेकिन अगर मैंने यही स्टार्टिंग में बोला ना, अगर वो ठीक से काम कर रहे हैं तो नो इंटरफियरेंस है. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ही सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफियर करती है. मैम स्टेट गवर्नमेंट सभी स्टेट की अलग अलग होती है. सबकी अलग अलग होती है. सब्जेक्ट्स लाइक लॉ एंड ऑर्डर, स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, हेल्थ, लैंड, इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स आर इंक्लूडेड. ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर में क्या है, क्या भाव रखने हैं, क्या टैक्स रखने हैं, नहीं रखने हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्री देनी है, नहीं देनी है, ज्यादा देनी है, कम देनी है फार्मर्स को, ये डिसीजन वो लेते हैं. हेल्थ में जैसे गुजरात गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से सारे डिसीजन लिए थे अभी कोरोना में, वैक्सीन लगवाने हैं, नहीं लगवाने हैं, क्या करना है, कहाँ से ऑक्सीजन लाने हैं, हॉस्पिटल्स कैसे बनाने हैं, राइट? तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करता है, अगर जरूरत पड़े तो ही करता है. तो ये सारे इंटरस्टेट ट्रेड, यानी एक दूसरे स्टेट के साथ हमें कैसे रिलेशन रखने हैं, टैक्स रखना है, नहीं रखना है, ये सारे डिसीजन. If there is a failure of the law and order in the state, the union government will consent or against the will of the state can send reserve police force. अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई, स्टेट गवर्नमेंट ने गलत डिसीजन लिए, राइट, जो हमारी कंट्री के लिए नहीं अच्छे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफियर करता है और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल फोर्स भेजता है उस चीज को कंट्रोल करने के लिए. लाइक फॉर एग्जांपल, एक तो गलत डिसीजन लिया तो इंटरफियर किया स्टेट ने, फर्स्ट थिंग, जैसे कि रायट्स हो गए, राइट? तो पुलिस सिर्फ कंट्रोल नहीं कर पाएगी, टेररिस्ट अटैक आया तो पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाएगी, तो फिर आर्मी भेजी जाती है, राइट? तो ऐसी कोई सिचुएशन आती है तब आर्मी भेजी जाती है. मैम हाँ मैम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर आया हो तो वो स्टेट गवर्नमेंट को कंपलसरी है फॉलो करना. हाँ, उसको कंपलसरी फॉलो करना पड़ता है, दैट इज कंपलसरी. अगर और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे ही कभी इंटरफियर नहीं करती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज है, अगर जरूरत पड़ती है, when situation becomes worst then only central government will interfere. तो बहुत आराम से आप देखो काम चल रहा है, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स अपने हिसाब से अच्छा काम कर रहे हैं. जैसे कि अभी देखो पेंडेमिक में बहुत सारे स्टेट्स ने लॉकडाउन लगाया, बहुत सारे स्टेट्स ने लॉकडाउन नहीं लगाया, राइट? किसी ने कम लगाया, किसी ने बहुत ज्यादा लगाया, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरफियर नहीं करा. क्यों नहीं किया? क्योंकि इट इज अ डिसीजन ऑफ होम, इट इज द डिसीजन ऑफ अ स्टेट, क्योंकि स्टेट को ज्यादा समझ में आता है कि उनके स्टेट में क्या सिचुएशन है और उसको कैसे कंट्रोल करना है, राइट? अंडरस्टूड? यस मैम. ओके, नाउ थर्ड इज कंकरेंट लिस्ट. कंकरेंट लिस्ट मतलब, कंकरेंट लिस्ट मीन्स व्हाट, कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास ये पावर है, राइट, कि वो उसमें डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है. अंडरस्टूड? बोथ कैन टेक अ डिसीजन बट फाइनल डिसीजन विल बी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. कोई ऐसी सिचुएशन आई कि जिसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया सेंटर और स्टेट का, तो उसमें डिसीजन लास्ट होता है सेंट्रल का. Concurrent list. In addition to this, Constitution provides for a third list that is called concurrent list, which consists of subject common concern. Common concern यानी जो state का भी concern होता है और center का भी concern होता है. तो can pass laws. The central and the state government can pass laws on this subject. दोनों pass कर सकते हैं laws.
तो सेंट्रल कंकरेंट में कितने सब्जेक्ट है? ऐसे 47 सब्जेक्ट, यानी ऐसे 47 टॉपिक्स हैं जिसपे आप डिसीजन ले सकते हो। तो कौन से? क्रिमिनल, सिविल प्रोसीजर, मैरिज, डिवोर्स, एजुकेशन, जैसे कि हमारे गुजरात गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर 25% फीस कम की, तो ये किसका डिसीजन था? स्टेट का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लिया कि चलो कोई बात नहीं, हर एक स्टेट का अलग अलग था, तो उसमें अगर मानने जैसा हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट मान लेता है। करंट इकोनॉमिक प्लान, मैम कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की परमिशन चाहिए होती है। हाँ, दोनों डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, मतलब। बट फाइनली जो छोटी छोटी चीजें होती है उसमें स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करता ही नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर करता है, नहीं तो कंकरेंट लिस्ट में ऐसा कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। लाइक आखिरी है रेसिड्यूअरी पावर। रेसिड्यूअरी पावर का मतलब होता है छोटे छोटे डिसीजन, कि ये टैक्स बढ़ा दिया, 5% वैट भी बढ़ा है। जैसे पेट्रोल के भाव आप देखो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट में पेट्रोल के भाव है, तो हर एक स्टेट के अलग अलग है। अभी दिल्ली में पेट्रोल के भाव 101 रुपीज है, गुजरात में अभी पेट्रोल के भाव, अभी पेट्रोल भरा है तो पता है 93 रुपीज है, राइट। तो 8 रुपए का डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? ये रेसिड्यूअरी कि गवर्नमेंट को कितना वैट मींस वैल्यू एडेड टैक्स, जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपना भेज देती है इतने पैसे में पेट्रोल सबको एक जैसा, उसमें फिर वैट बढ़ा के, एससी बढ़ा के, एससी बढ़ा के, किस तरह से उसको बढ़ाना है घटाना है, दैट इज अप टू स्टेट गवर्नमेंट, राइट। तो हमने वैट कम रखा तो हमारे स्टेट में भाव कम है, वहां पे दिल्ली में वैट ज्यादा है तो 101 रुपए भाव है भाई, राइट। तो दैट मेक्स अ डिफरेंस। तो ये सारे रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट है, मतलब छोटी छोटी चीज है जिसमें इंटरफियरेंस, रेसिड्यूअरी मतलब उसमें ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी लास्ट डिसीजन इज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। The subject which are not specifically allotted to union or state, यानी ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जो यूनियन में भी नहीं है और स्टेट में भी नहीं है, उसे किसे क्या कहा जाता है? रेसिड्यूअरी पावर। क्या कहा जाता है? रेसिड्यूअरी पावर। Matters that are not included in the division of power are known as a residuary power. The central government is given the power to legislate on this residuary subject, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि कोई भी प्रॉब्लम आया तो आप आखिरी डिसीजन ले लेना, ठीक है। द फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज डन बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कौन सी गवर्नमेंट को, गुजरात गवर्नमेंट को कितना पैसा देना है, महाराष्ट्र को कितना पैसा देना है, अभी ये सिचुएशन आई तो ये सब कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर एक्साइज कस्टम पे कितना पैसा रखना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या करना है, इनकम टैक्स कैसे करना है, राइट। जो बड़े बड़े टैक्सेस के बारे में है, जो बड़े बड़े टैक्सेस होते हैं वो उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले लेता है। वाइल स्मॉल टैक्सेस लाइक रिवेन्यू टैक्सेस, एंटरटेनमेंट टैक्सेस, एजुकेशनल टैक्सेस, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज में कुछ ज्यादा फर्क नहीं करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो छोटे छोटे टैक्सेस के बारे में स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है। तो इस तरह से वो सोच लेता है कि इस तरह से हमें करना है, तो उसमें कोई एक दूसरे के बीच में इंटरफियर नहीं करता। दैट इज नोन एज अ रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट, राइट। तो दिस इज व्हाट आर द फेडरल गवर्नमेंट में ये 4 चीजें हैं जिस तरह से फेडरल गवर्नमेंट को कंट्रोल किया जाता है और वर्क किया जाता है। इन दिस वे इट वर्क्स। नहीं तो हम सब वो कुतरा बिलाड़ा जब लड़े ना, एवरीथिंग ऑल पीपल विल फाइट बिकॉज बोले कि नहीं नहीं ये हमारा पावर है, नहीं नहीं हम ये तो हमारा पावर है, हम बताएंगे, हम डिसीजन लेंगे। सेंटर बोले नहीं नहीं ये तो हम करेंगे। तो ये सारी सिचुएशन ना क्रिएट हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज के बारे में लिखा हुआ है कि किसके पास क्या पावर है और लास्ट डिसीजन किसका होगा। गॉट इट? यस समझ में आया? गुड। यस मैम। यस मैम। यस मैम यस मैम। demarcates means Demarcates means demarcate
डिमार्केट मतलब अलग करना। अब कहाँ पे पहुंचे थे हम? हमारा रीडिंग कहाँ से बाकी था? मैम साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाकी था रीडिंग में। कौन सा वाला बच्चा? सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप। साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाकी था। मैम रिटर्न मैम हो गया डॉक्यूमेंट था। बाकी था। नहीं मैम मैम रिटर्न हो गया था। हो गया था। हो गया। मैम चलो दिस सेंटर विद डॉक्यूमेंट हुआ था। स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर, मैम 4th नंबर से बाकी। मैम सिंगल सिटीजनशिप। चलो सिंगल सिटीजनशिप से चालू करते हैं। आज मैंने मैं वहां से एडिट पढ़ाया करूँ है। ध्रुव? नहीं, जिसका टर्न आएगा, जो रेस करेगा हैंड, उसी का टर्न आएगा। मैम रेज ईशा हैंड किया हुआ प्रजापति। है। हाँ तो कोई नहीं। हाँ तो बेटा आएगा टर्न। त्रिशा रीड। सिटीजनशिप सही ना मैम? हाँ बेटा। Okay, ma'am. In America, dual citizenship is given, one for United States of America and other for state citizenship. But in India, there is only single citizenship, irrespective of any region or state of the country. Only citizens of Jammu Kashmir have dual citizenship, one for India and another for the state of Jammu Kashmir. The central कृष्ण। Yes, ma'am. The center with a strong federal structure. India is a union of states. There is now here any reference of the third federal in the constitution. Union of the state is the sentence used for India. State is indicated in India is a union of the states, and no state has right to secede. Thus, India is a union of the states, yet it has some elements of federal government. It in Indian Federation, there are two sets of governments: the union government and the state governments. The constitution has clearly marked areas for functioning for both the kinds of governments. Okay. Now, next, Bhumika. The Constitution demarcates the power of the central and the state governments into different lists of subjects. Union list. Union list comprises 97 subjects. Subjects of a national importance like defense, foreign affairs, atomic energy, banking, railway, communication, post, and telegraph are included in the Union list. Okay. Dhruv. यस मैम। मैम मैं स्टेट लिस्ट रीड करूँ ना? यस मैम। List. The state list comprises 66 subjects. The state list comprises of those important subjects on which the state legislature house can pass laws. Subject like law and order, state government instructions, agriculture and irrigation, health, land, interstate trade and commerce are included. If there is a failure of the law and order in the state and the union government with consent or against the will of the state can send reserved police force. Concurrent list आएगा। Prisha read. Yes. In addition to this, the Constitution provides for a third list that is called the concurrent list, which consists of subjects of common concern, both to the center and the state government. The central state government can pass laws on this subject. The concurrent list has 47 subjects. This list includes subjects like criminal and civil procedure, marriage and divorce, education, economic planning, trade union, etc. Vishwa. Yes, ma'am. Residuary powers. The subjects which are not specifically allotted to union or state are included in residuary powers. Matters that are not included in the division of powers
are known as residuary power. The central government is given the power of legislate on this residuary power. कर्तव्य. The financial distribution of resources is done between union government and state government. Excise and custom, export, import, income tax, all these major taxes are decided by central government, while sale tax, revenue tax, entertainment tax, educational tax, which are having meager financial resource are decided by state government. Okay. अब यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस. अब यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई इमरजेंसी आई, जैसे कि वॉर हुआ, या फिर बहुत बड़ा पेंडेमिक सिचुएशन आ गया, जैसे कि अभी क्या बोलते हैं, राइट नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन, कोरोना इज गोइंग ऑन, राइट. तो इस तरह का कोई सिचुएशन आ गया, राइट, या कोई भी इमरजेंसी आ गई, तो इस वक्त पे आप कॉन्स्टिट्यूशन को लेके बैठोगे कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है तो हम ऐसे ही करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होता है. क्यों? क्योंकि इस तरह की सिचुएशन इस तरह की कंडीशन में, सिचुएशन में कौन डिसीजन लेता है? फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है, उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन को लेके नहीं बैठ सकते. तो इस तरह के क्राइसिस के सिचुएशन में जो डिसीजन लिया जाता है, दैट डिसीजन इज नोन एज अ इमरजेंसी यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस. यानी हमने ये पावर, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर किसको दिया हुआ है? प्राइम मिनिस्टर को. कि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है, राइट, कि ऐसी कोई पेंडेमिक सिचुएशन, वॉर सिचुएशन, कोई भी ब्रेकडाउन सिचुएशन स्टेट की या सेंटर की, तो उसमें सारे डिसीजन कौन लेगा? प्राइम मिनिस्टर. अभी जैसे कि सारे डिसीजन लास्ट ईयर 3 महीने 4 महीने का जो लॉकडाउन हुआ था, तो उसका डिसीजन किसने लिया था? दैट डिसीजन वाज टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री. तो ऑल ये क्राइसिस वाले डिसीजन लिए जाते हैं बाय द प्राइम मिनिस्टर. तो इसके बारे में हम अब बात करेंगे, राइट. देयर आर 3 प्रोविजंस फॉर इमरजेंसीज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यानी अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में सिचुएशन ऐसी आती है हमारे कंट्री में, जब इमरजेंसी आती है, राइट, तो नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड एट द टाइम ऑफ वॉर, एक्सटर्नल अटैक और आर्म्ड रिबेलियन. यानी जैसे कि नेशनल इमरजेंसी किस जगह वॉर हुआ, तो प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लेगा, तो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन को खुल के नहीं बैठा जाता, राइट. फिर एक्सटर्नल अटैक, किसी ने अटैक कर दिया, टेररिस्ट अटैक हुआ, राइट. आर्म्ड रिबेलियन हुआ, यानी हमारी कंट्री में से ही किसी ने किसी स्टेट पे आर्म्ड रिबेलियन हुआ, जैसे कि पुलवामा अटैक हुआ था, राइट. तो हमने उस पे वो वॉर नहीं था, सिर्फ अटैक था, राइट. तो उसमें हमने डिसीजन लिया था. सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स वी कैन चेंज at the time of situation which becomes worst, right. So that can be done. Then due to law and order breakdown, यानी किसी स्टेट ने लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक डाउन कर लिया, अपने हिसाब से सब कुछ चलाने लगा, तो उसके कारण कंडीशन वर्स्ट हो गई, राइट. तो स्टेट कैन नॉट, यानी स्टेट ऐसी सिचुएशन में आ गया कि वो अपने हिसाब से काम कर ही नहीं पा रहा है, राइट. तो उसके लिए फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आ जाती है और प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति शासन लगा देता है वहां पे. यानी दैट इज नोन एज अ प्रेसिडेंट रूल, राइट. क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर पा रहा है. ऐसा हुआ है, उड़ीसा में एक बार हुआ था पहले, राइट. फिर थर्ड आता है कि कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी आई, ठीक है, ऐसी सिचुएशन आए कि बहुत ही बड़ा डिसीजन फाइनेंस पे लेना पड़े, जैसे कि हमारे यहाँ डिमोनेटाइजेशन हुआ था, पता है, रातों रात हमारी करेंसी बंद हो गई थी, पुरानी और नई शुरू की गई थी. आपको पता है डिमोनेटाइजेशन हुआ था 3 साल 4 साल पहले. हाँ, तो ऐसी, हाँ 500 की नोट चली. हाँ हाँ. तो हाँ, तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है, तो उस पे प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लेता है, राइट. So the central government has been given more powers to deal with the emergencies. तो ऐसे सिचुएशन में किसके पास पावर आ गया है सबसे ज्यादा? सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है.
at the time of emergency, India is almost turned into a unitary system. यानी ऐसी इमरजेंसी में इंडिया स्टेट कुछ नहीं होता है, सीधा वो यूनिटरी सिस्टम हो जाता है. मतलब जो प्राइम मिनिस्टर डिसीजन ले वो पूरे कंट्री में फॉलो किया जाता है, उसे यूनिटरी सिस्टम कहते हैं. समझ में आया? Yes, मैम ma'am. जैसे कि कोई पर्टिकुलर स्टेट में साइक्लोन आता है तो फिर प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लेगा. नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ही उस पे काम करता है, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया. मतलब बहुत ज्यादा लोग मर रहे हैं या फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल है तो आर्मी भेजी जाती है. तब सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे भेजने हैं, एड भेजना है, उनको पैसा एवरी एट दैट टाइम फूड, तो उसमें फिर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करता है. फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आता है अंदर. मैम साउथ की तरह सॉरी. साउथ की तरह ना. हाँ, ताऊ के वही मैं बताने वाली थी कि अभी जो साइक्लोन सिचुएशन हुआ था, तो गुजरात एंड अदर पार्ट ऑफ southern region of our country has affected the most. तो फिर प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए, ही हैड taken the survey of that and then he took decision कि यहाँ पे इतनी एड देनी चाहिए, इतनी मदद करनी चाहिए, तो देन ही वर्क्स. पर ये इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी किसे कहा जाता है? जैसे कि अभी पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, इसे इमरजेंसी कहा जाता है. वॉर हो गई तो उसे इमरजेंसी कहा जाता है, राइट? तो इस तरह की सिचुएशन को इमरजेंसी कहा जाता है. कोई स्टेट में फ्लड या फिर सुनामी आई तो स्टेट को ही करना है या हाँ, फिर स्टेट करता है, लेकिन स्टेट कैन टेक द हेल्प ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. दे कैन आस्क फॉर द हेल्प. ये अलग बात हो जाती है, ये इमरजेंसी नहीं कही जाती. इमरजेंसी किसे कही जाती है? कि जब वॉर होता है, टेररिस्ट अटैक होता है, तो दैट इज नोन एज अ इमरजेंसी. जब सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में पुलवामा अटैक हुआ था, 40 हमारे ऑन 14 फेब दे ऑल वर किल्ड इन अ अटैक. तो उसमें फिर जम्मू एंड कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता है. फिर उसके लिए क्या करना है, दैट डिसीजन विल बी टेकन बाय प्राइम मिनिस्टर. तो फिर हमने स्ट्राइक किया था उन पे, राइट? तो दिस ऑल इज दैट इज ऑल नोन एज अ इमरजेंसी. समझ में आया इमरजेंसी एग्जैक्टली क्या है? ये सब इमरजेंसी नहीं यहाँ पे हेल्प भेजते हैं प्राइम मिनिस्टर. लेकिन इमरजेंसी किसे कहा जाता है? वॉर है, फिर स्टेट गवर्नमेंट एकदम यू नो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, डिसीजन ठीक से नहीं ले रहा है, गवर्नमेंट डिस्टर्ब हो रही है पूरी, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तब सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफियर करता है. Yes. गॉट इट क्लास? Yes, ma'am. Okay. Now, श्रीशा आपने पढ़ लिया था बेटा? देवांशी शाह रीड यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस. Yes, ma'am. Unified arrangement during crisis. These are three provisions for crisis. There are three provisions for emergencies in Constitution of India. First, national emergency can be declared at the time of war, extreme attack, or armed rebellion. Second, due to law and order breakdown, the state cannot function according to the constitution, so constitutional emergency is declared. Third, due to increase in prices, there is monetary value erosion at that financial emergency is declared. The central government has been given more power to deal with these emergencies. At the time of emergency, India is almost turned into a unitary system. Ma'am. मेरा वीडियो स्टॉप. मैम आपका आवाज नहीं मैम शायद आपका नेट कनेक्शन एरर हो गया. तो नेट करूँ.
तो यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस तक क्लियर हो गया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. मैम प्रोहिबिशन का मीनिंग? प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि किसी चीज को रोकना, दैट इज व्हाट प्रोहिबिशन मीन्स। अब हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की। Now see, in our country, parliamentary system is divided into two parts. Parliament का मतलब होता है जहाँ से गवर्नमेंट रन की जाती है, जहाँ से गवर्नमेंट बनती है, जहाँ पे लीडर्स बैठते हैं, दैट इज नोन एज अ पार्लियामेंट, राइट? तो ये पार्लियामेंट ब्रिटिशर्स के वक्त से हमारे कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है, जो बहुत अच्छा था, तो हमने भी फॉलो किया। अच्छी चीज एक्सेप्ट करना कोई गलत बात नहीं है, सो वी हैव एक्सेप्टेड दैट, राइट? तो in the India has a parliamentary system of governments, हमारे कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, राइट? और हमारे पार्लियामेंट जो हमारा सिस्टम है उसमें who is the supreme power in this? People are in the supreme power because people will vote, यानी हम लोग जब वोट करते हैं, when we vote, these people can sit in the parliamentary system, तब जाके वो लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं, राइट? So that is the reason who is the supreme power? We, the people of the country, are in a supreme power, right? The legislature of the union is the parliament. The parliament is a bicameral. Bicameral का मतलब क्या होता है? Two sections में. Bi means two. Bi का मतलब क्या होता है? Two. Two sections में ये divided है. One is known as a Rajya Sabha and second is known as a Lok Lok Sabha. Sabha. Right? Rajya Sabha is known as a upper house. Lok Sabha is known as a lower house. वैसे पावर लोकसभा के पास ज्यादा है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन. House is called Rajya Sabha, lower house is known as a Lok Sabha, right? The government is carried on in the name of president at the union and the governor of the state. यहाँ पे राज्य सभा में हेड कौन होता है? President. In this, who is the head? Governor. जितने भी डिसीजन लॉज, नहीं आवाज आ रही है मेरी? मैम राज्यसभा मीन्स इंडिया का और मतलब कंट्री का, और मैम आपकी वॉइस आ रही है, ठीक से आ रही है मैम. हाँ पूछो. मैम राज्यसभा मतलब कि वो पूरा इंडिया का और लोकसभा स्टेट का, ऐसा ना? ना 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 ना, ऐसा नहीं होता है. राज्यसभा और लोकसभा दोनों सेंटर में ही होते हैं. विधानसभा जो होता है ना, वो स्टेट का होता है, राइट? वो आगे आएगा. राज्यसभा और लोकसभा दोनों पार्लियामेंट्री हाउस है. पार्लियामेंट्री हाउस का मतलब क्या होता है? लोकसभा में क्या होता है कि जो जीत के आते हैं, जो वोट करते हैं हम, और जो जीतते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जीतते हैं, वो लोकसभा में बैठते हैं. जैसे कि बीजेपी जीत के आया, तो बीजेपी में जितने भी मिनिस्टर है ना, जो जीत के आए हैं, वो सब कहाँ पे बैठेंगे? लोकसभा में. वो फिर किसी भी पार्टी के हो, वो सब जीते हैं अगर इलेक्शन, तो वो कहाँ पे बैठते हैं? लोकसभा में. कब? जब पूरे इंडिया में इलेक्शन होता है, जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है ना, तो उसे लोकसभा कहते हैं, राइट? अब राज्यसभा भी उसी का पार्ट है. फिर ये लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं
जो जीत जाते हैं फिर परमानेंट मेंबर बन जाते हैं गवर्नमेंट के, ऐसे बहुत सारे होते हैं, राइट। तो वो कहाँ पे चले जाते हैं, राज्यसभा में, वो मेंबर्स हो जाते हैं राज्यसभा। और उसके लिए इलेक्शन होते हैं हर 5 साल में, और वहां पे मेंबर्स आते हैं। वो पूरा काम प्रेसिडेंट करता है, उसमें लोगों का कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ से ही लोकसभा से ही लोग राज्यसभा में जाते हैं, जो परमानेंट मेंबर होते हैं 5 साल के लिए, उनको नहीं निकाल सकते आप। आगे मैं बताती हूँ तो पता चलेगा। Though the government is carried on in the name of president in union, government in the state, governor in the state. Actual administration is carried out by the council minister headed by prime minister at the union and the chief minister in the state. यानी हमारे यहाँ क्या होता है कि लोकसभा में, यानी अगर यूनियन गवर्नमेंट कौन हेड करता है, प्राइम मिनिस्टर, और स्टेट गवर्नमेंट कौन हेड करता है, अपने चीफ मिनिस्टर। हाँ, तो यूनियन गवर्नमेंट किसको हेड करना होता है, प्राइम मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हाँ, और स्टेट गवर्नमेंट करता है चीफ मिनिस्टर। हाँ, नितिन पटेल और ये सब है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो उसके अंदर वो काम करता है। The Council of Minister is responsible to the legislature that comprise representative to the people. मतलब हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, आर्मी, पर्सनल मिनिस्टर, सारे डिफरेंट रोड मिनिस्टर, तो बहुत सारे ऐसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जिसको डिपार्टमेंट दिए जाते हैं कि आपको इसका ध्यान रखना है, आप इसको ध्यान रखना है, उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है। The president selects 12 people who are expert and experienced from various fields of Rajya Sabha. राज्य सभा किसके कंट्रोल में है, प्रेसिडेंट के कंट्रोल में। अब उसमें प्रेसिडेंट के पास पावर है कि जो इलेक्शन जीत के भी नहीं आए हो, ऐसे 12 लोग को वो ले सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं, सचिन तेंदुलकर कभी भी वो इलेक्शन में नहीं खड़ा हुआ है, लेकिन वो राज्यसभा का मेंबर है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ने उसको अपॉइंट किया है। क्यों अपॉइंट किया है? क्योंकि अब अगर कोई भी लॉ लेना हो स्पोर्ट्स के बारे में तो उससे पूछा जाए, राइट। इस तरह से आर्ट में से, म्यूजिक में से, डांस में से, यानी ऐसी आर्टिस्टिक फील्ड में से लोगों को राज्यसभा में लिया जाता है, जो फेमस सेलिब्रिटीज होती हैं और जो अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया होता है, ऐसे लोगों को दिस पीपल विल टेक। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंड, कोई भी डिसीजन उसके लॉ के हिसाब से लेना हो उसके लिए, तो उनका यानी उनकी बात सुनी जाए, राइट। तो दैट इज द रीजन 12 पीपल विल टेकन बाय राज्यसभा। समझ में आया? जो इलेक्शन में जीते नहीं होते हैं फिर भी उन्हें लिया जाता है, ठीक है। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। इसे क्यों परमानेंट हाउस कहा जाता है? क्योंकि ये कभी डिसॉल्व नहीं होता। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया तो पूरा लोकसभा डूब जाएगा, लोकसभा गिर जाएगा, क्योंकि उसके नीचे जितने भी उसके अंडर काम करते हैं वो सब रेजिग्नेशन कंपलसरी देना पड़ेगा उनको, उनके पास कोई वो ही नहीं होगा। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में जो मेंबर्स जाते हैं वो एक साथ राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं कर सकते। मैम ऐसे पावर किस में ज्यादा होती है? लोकसभा के पास, क्योंकि पैसे का सारा डिसीजन लोकसभा ही लेती है, इसीलिए राज्यसभा दिखाने के लिए हाँ बैठे हो आराम से, जब कोई वोट करना है तो आप एक्सपीरियंस हो गए हो तो बैठे हो, इस तरह से। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस इन विच 1/3 मेंबर्स रिटायर्स एवरी 2 years। यानी जितने राज्यसभा में मेंबर्स है ना, उसमें से सिर्फ 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में निकलते हैं, तो नए आते हैं, नए अपॉइंट किए जाते हैं, नए वोट किए जाते हैं। द सेम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर इलेक्शन, thus each member has 6 years of tenure in राज्यसभा। राज्यसभा में कितने साल का टेन्योर होता है? एक मेंबर 6 साल तक वहां पे रह सकता है राज्यसभा, फिर वो चला जाता है, रिटायर हो जाता है, फिर दूसरा मेंबर आता है, राइट। तो इस तरह से वो काम चलता रहता है। किसी को अगर लोकसभा को कुछ करना हो तो उसे परमिशन राज्यसभा से लेनी पड़ती है? नहीं लेनी पड़ती है। हाँ बोलो बेटा। मैम प्राइम मिनिस्टर को अगर कोई डिसीजन लेना हो तो प्रेसिडेंट से पूछना पड़ता है?
प्रेसिडेंट की साइन लेनी पड़ती है, डिसीजन प्राइम मिनिस्टर लेता है, सिर्फ साइन लेने के लिए प्रेसिडेंट के पास सेरेमोनियल पावर है, उसके पास साइन करने का। मैम बट अगर प्रेसिडेंट ने नहीं उससे नहीं करना है साइन, तो मतलब कि वो लॉ नहीं पास होगा? नहीं पास होगा। उस पे पूरा चैप्टर आएगा अभी, वो 14 दिन के बाद उसके पास क्या पावर, उस पे पूरा चैप्टर है, वो मस्त हम पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा कि किसके पास क्या पावर है। ठीक है। द पावर्स ऑफ राज्यसभा आर लेस कंपेयर टू लोकसभा विच इज स्पेशल सुपीरियर एंड डिसीजन। समझ में आया? पावर राज्यसभा का कम है, भले वो परमानेंट हाउस कहा जाता है, भले वो अपर हाउस कहा जाता है, फिर भी राज्यसभा के पास पावर कम है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली वोट लोगों ने नहीं किया है उसको। लोकसभा के पास ज्यादा पावर है। क्यों? क्योंकि हमने उनको वोट करके लेके आए, राइट? तो इसीलिए लोकसभा के पास ज्यादा पावर है। राज्यसभा कैन नॉट बी कंप्लीटली डिसॉल्व। राज्यसभा के पास ये भी पावर नहीं कि वो अपने आप को डिसॉल्व कर सके, कोई डिसीजन ले सके। प्राइम मिनिस्टर को ऐसा लगे कि मुझे नहीं रहना है, तो वो डिसॉल्व कर सकता है पूरी कंट्री की, फिर से इलेक्शन होना पड़े, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। मैम समझ में आया? हुआ है कि किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया हो? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं, अभी तो नहीं हुआ है ऐसा। और मैम कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लॉज थोड़े ऐड करने हैं तो फिर वो उसकी परमिशन लेनी पड़ती? वो प्राइम मिनिस्टर करता है, वो भी आएगा, एक चैप्टर है पूरा बच्चा, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है। तो चलो आज यहाँ तक ही रखते हैं, मेरा दूसरा लेक्चर है। ठीक है, चलो बाय बाय। बाय 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 मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम।
Good afternoon, class. Good afternoon. Good afternoon, sir. How are you all? कोई difficulty last class की? No, sir. Okay. Last class में chapter हमारा complete हो गया था ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And you all know it very well that this Sunday will be your English examination, and you Yes, all sir. are okay. And you all are thorough with the syllabus of the examination. क्या आने वाला है? You know very well. Yes, sir. चैप्टर किस बुक में से कुछ कहाँ हाँ? है वो? वीक बेटा, वाला चैप्टर हाँ मैं बता देता हूँ आपको जो भी इस हाँ, एग्जाम में वो- आने वाला सर क्या? बुक का नेम कौन सी चैप्टर? सर चैप्टर 1 है पर बुक का नेम बी हाई पेज नंबर जस्ट वेट मैं बता देता सर टेक्स्ट बुक में जितना है पेज उतना ही नंबर लर्न करना 30 पेज नंबर 30 सर। यस सर टेक्स्ट बुक में जितनी एक्सरसाइज थी उतनी ही लर्न करनी है क्या आपने टेक्स्ट बुक्स नहीं मैं बताता हूँ आपको वैसे करना है जैसे फॉर एग्जांपल विंड पोम है तो विंड पोम के क्वेश्चन आंसर होंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर आएंगे यानी पोम की लाइन होगी और उस पे क्वेश्चन आंसर आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे जो मैंने सेंड किया है शायद आपको नहीं किया है तो कर दूंगा अच्छा हाँ ये सर पोस्ट तो बिहू पढ़ा में ही से नहीं है आएगी कहाँ से ना करूँ मतलब या बिहाइव एंड मोमेंट दोनों में से आएगा एंड दोनों में? पेज नंबर 40 हाँ एक मोमेंट में से भी है ना चैप्टर वो मूवमेंट में से सर वो पेज नंबर एडवेंचर ऑफ टोटो एडवेंचर ऑफ टोटो यस मैं आपको फिर से बता देता हूँ लिसन टू मी पोएम नंबर 2 है पेज नंबर 40 पे विंड वो आएगी मोमेंट का सेकंड चैप्टर है एडवेंचर ऑफ टोटो आएगा इन ग्रामर क्वेश्चन टैग आएगा एंड एक्टिव पैसिव आएगा सो जिसमें से हमारा मोमेंट का चैप्टर 2 हो गया है विंड पोम आज मैंने लास्ट क्लास में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था आज हम बाकी जो थोड़ा सा करना है दैट वी आर गोइंग टू डू इट चलो ओके विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम डायरेक्ट आते हैं बट दिस टाइम आई रिक्वेस्ट एवरीबडी देयर आर सर्टेन इंस्ट्रक्शन मुझे देना था आपको और मैं दे रहा हूँ प्लीज टेक केयर ऑफ इट व्हाटसोएवर यू आर राइटिंग संडे के एग्जाम में राइट डाउन एवरीथिंग इन अ वेरी नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग इन अ वेरी गुड हैंडराइटिंग जो भी आप लिखो बेटा बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना so that I can give you some good remark last time I checked your paper and I was very sad okay what will happen to you when you will go to board exam or your schools are not going to promote you board exam बहुत difficulty होगी आपके बहुत सारे marks कट जाएंगे you are writing your SS paper in English you are writing your science in English definitely in English and there are a lot things you are describing Sanskrit and all that in English so it's a medium of instruction medium of communication so सबसे पहले आपकी handwriting अच्छी होनी चाहिए and when you are writing and submitting PDF sending whatsoever branch you are in write down your name for example Juhi Patel so complete name Juhi Patel हेमाक्षी पंचाल तो पूरा नाम हेमाक्षी पंचाल प्रिशा सोनी तो पूरा नाम प्रिशा सोनी नेम एंड सरनेम रखना स्टैंडर्ड 9 लिखना GSEB लिखना एंड द ब्रांच यू बिलोंग टू नारायणपुरा हो या घाटलोडिया हो या बोपल गुमा हो व्हाटसोएवर ब्रांच यू बिलोंग टू वो पूरा ब्रांच का नाम लिख देना ठीक है प्रथम सर हाँ सर एग्जाम में वो पोयम है ना पोयम विंड तो उसमें से कोट फ्रॉम मेमोरी आएगी सब आएगा सब लर्न करना है ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द पोयम आधे पेज तो पोयम है सर आप पोयम बोलो ना एक बार हाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर पोयम सर फिर आप वो क्वेश्चन आंसर बनाना सिखाओगे ना हाँ 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 आज ही सिखाऊंगा लास्ट के 10 मिनट 5 मिनट और सर सर अभी आप एक्सप्लेन कर रहे हो विंड पोयम एक बार अब भी कर रहा हूँ अभी करने ही जा रहा हूँ और सर चैप्टर हमें लर्न करना है तो उसमें से मतलब आएगा
आएगा चैप्टर। चैप्टर लर्न करने की मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ। क्वेश्चन आंसर आप लिखो उसके पहले द बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रीड द चैप्टर थरोली, नॉट वंस बट 2-3 टाइम। आप उस चैप्टर को सबसे पहले रीड करो, मार्क ऑल द हार्ड वर्ड्स and mark more important words, then and then you are able to express yourself in written form. And don't make long sentences, बड़े बड़े। मैंने तो क्वेश्चन आंसर देने के लिए आपको दे दिया है, but you have to write to the point, make small sentences. The way you are expressing, the way I asked Parshu Vyas, you are living in which area? So Parshu बोलेगा sir I live in Naranpura area or I live in Bopal-Guma. Which class you are studying? So I study in standard 10. So this is the way you will have to express each and every point of the question. और जब आप आंसर लिखो उससे पहले जरूरी ये होता है कि आप क्वेश्चन को समझो। अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं समझोगे तो आप आंसर नहीं लिख पाओगे। या आपने प्रॉपर प्रिपरेशन चैप्टर थरो पढ़ लो और फिर क्वेश्चन आंसर लर्न करो और अपने वर्ड में लिखो और उसकी 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो अच्छे से और खुद चेक करो, देन सी। लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है, आने वाले लॉन्ग शॉर्ट हर टाइप के आएंगे। मीनिंग्स नहीं आएंगे, मीनिंग्स बोर्ड में भी नहीं आते, बट विदाउट मीनिंग यू कैन नॉट एक्सप्रेस योरसेल्फ। सो मीनिंग लर्न करना इज मोर इम्पोर्टेंट देन लर्निंग क्वेश्चन आंसर। आपको मीनिंग नहीं मालूम होगा तो आप लिखोगे क्या? ओके चलो मैं पोम समझाना स्टार्ट करता हूँ। सर द रोज साइड की एग्जाम नहीं हुई ना, टेस्ट होगी बेटा, नहीं हुई तो हो जाएगी, क्या चिंता कर रहे हो? नहीं सर ऐसे नहीं, मतलब चैप्टर 2 की है इसके लिए पूछ रहा है सर। हाँ रिसेंट कराया है ना, पुराना चैप्टर है वो में भी सब होगी, सारे चैप्टर की टेस्ट होगी। ओके चलो the first line says the title of the poem is Wind. It is written by Subramanya Bharati. Subramanya Bharati is the writer, original writer of the poem, and that is translated, and the poem was written in Tamil language and it is translated from Tamil by A.K. Ramanujan. उन्होंने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। A very small introduction of Subramanya Bharati has been given, like 1882 to 1921. She was a great Tamil poet and a very famous patriot. She was a very, she is having a well-known patriotism. और प्री इंडिपेंडेंस एरा के बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। एंड ये कन्नड़ा राइटर थे जो हमारे A.K. रामानुजन हैं, और पोएट्री को ट्रांसलेट करने में इनकी मास्टरी थी। तो एक और हमारी पोम भी ट्रांसलेट इन्होंने कर दी तो पढ़ो। सो द फर्स्ट लाइन इज, पोम तो इतनी इजी है ना कि पूरी लर्न हो जाएगी अभी। विंड कम सॉफ्टली, विंड कम सॉफ्टली, द फर्स्ट लाइन। आवर पोएट इज directly talking to the wind. What our poet is talking? Yeah, there was a question when I'm going to do active passive. Active passive has already been done and question tag has already been done, और हम उसका रिवीजन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो, so wind comes softly, हमारा पोएट है वो कहता है कि विंड आप थोड़ा स्लोली आओ। Don't break the shutters of the window. जो विंडो के 2 पार्ट होते हैं ना, ऐसे ऐसे बंद होते हैं, वो उसको बोलते हैं शटर्स। So don't break the shutters of the window. जब ज्यादा विंड आती है तो हम अपनी विंडो बंद कर देते हैं, नहीं तो क्या दौड़ दौड़ करके लड़ती रहती है। So here our poet says that don't break the shutters of the window. Oh wind, please come softly. धीरे धीरे आ। You're most welcome. आप आ रहे हो तो I don't mind, but you come softly, come gently, and don't break the shutters of the window.
Don't scatter the papers. जब wind आता है, whensoever fast, wind is fast moving air. Fast moving air is known as wind. So whensoever the wind is coming, fast air is coming, that throw, that scatter all our papers. हमारे सारे पेपर्स को उड़ा के रख देते हैं. विश्वास नहीं आ रहा हो तो रात को टेरेस पे जाना, अपनी नोटबुक टेक्स्ट बुक रख के आना, पेज सारे अलग अलग करके, सुबह आके सीक्वेंस में रख के जाना और सुबह आके देखना. यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट इन टू द सीक्वेंस. हवा आएगी और सब इधर उधर उड़ के चले जाएंगे. So here our poet says that don't scatter the papers. इधर उधर पेपर मत फेंको. Don't throw down the books on the shelf. All the books are kept in the shelf. सारी की सारी books कहाँ पड़ी है? Shelf में पड़ी हुई है. And you are requested not to throw the books from the shelf. Shelf में से book को फेंको मत. It's not good. There, look what you did. You throw them all down. Lo, what you have done there. See, you have thrown everything down there. तुमने क्या किया है? सब वहां नीचे फेंक दिया है. You threw everything down. तुमने सब नीचे गिरा दिया है. And that is not good. That is very bad. So, wind, don't do that. You tore the pages of the book. Wind, तुमने क्या किया है? You tore all the pages of the book. तुमने सारे के सारे पेज फाड़ दिए हैं बुक्स के. Tear first form है present and tore past form. ठीक है? So you tore the pages of the book. तुमने बुक के पेज भी फाड़ दिए उड़ा उड़ा के. You brought rain again. ये रेन तुम्हारे कारण आई है. एक बार आके चली गई है. And again you bring the rain. फिर से बरसात आ गई. You are very clever at poking fun at weaklings. Very good. तो दो नए वर्ड हमें मिलते हैं. Poking fun. Poking fun means making fun. If you want to write down. या लास्ट में बता दूंगा. Poking fun means making fun. And another word is weaklings. Weaklings means weak person, kamjor insan. So you are the one who has stored the pages. You brought rain again, and you are very clever at making fun on किसके ऊपर? Weak person, weak people. There is a message you all are getting from the poem. That ये दुनिया वीक, जो कमजोर लोग होते हैं उनका साथ देती नहीं है, और जो पावरफुल लोग हैं उसको कुछ बोलती नहीं है. So that is the whole world is not only in India but everywhere. इस दुनिया में ऐसा ही है. और एक ऐसी कहावत भी है, लॉ इज अ कॉबवेब. स्पाइडर का वेब है, मकड़े का जाला. कमजोर आदमी फंस के मर जाता है और ताकतवर आदमी उसको तोड़ के निकल जाता है. दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग. आपको बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा लाइफ में इफ यू वांट टू सर्वाइव. दैट इज द मैसेज फ्रॉम आवर पोएट ऑफ द पोएम, दैट यू आर वेरी क्लेवर एट मेकिंग फन ऑन वीक पीपल. तुम बहुत होशियार हो. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस. फ्रेल, यूजलेस, क्रम्बलिंग, फॉलिंग, ब्रेकिंग. तुम क्या कर रहे हो? तुम सारी चीजों को गिरा गिरा के तोड़ रहे हो. यू आर ब्रेकिंग एवरीथिंग. आप सारी चीजों को तोड़ रहे हो. स्कैटर का एक मीनिंग है, लिख लेना, स्प्रेड. Shall I move ahead? Scattered यानी spread. चलो. सर स्केटर्स का ना. हाँ, तो किसी ने पूछा तो मैंने बताया. There was a doubt तो मैंने बता दिया.
पहले पोएम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में सारा करेंगे। Shall I move? चलो। Yes. So wind, you are creating problem for everybody. You are crumbling का मीनिंग लिख लो, falling and breaking, सब गिरा के तोड़ देना। Frail crumbling houses, you are breaking and you are falling down the houses. You are crumbling doors, you are breaking down the doors. Crumbling rafters, rafters यानी बड़े बड़े pillars, beams. Crumbling wood, लकड़ी को तोड़ रहे हो। Crumbling bodies, different bodies, objects, इंसानों की भी bodies. Crumbling lives of the people, लोगों की जिंदगी को भी तुम तहस नहस कर रहे हो। And crumbling hearts, आप सबके हार्ट के अंदर you are creating a fear, सबके दिल में डर बढ़ा रहे हो। The wind god winnows and crushes them all. The wind god, wind को यहाँ क्या बोल रहे हैं? God, which is winnows. Winnows means winnowing. साइंस में आपने पढ़ा होगा, winnowing means ऐसे गेहूं चावल या सेपरेटिंग ग्रेन्स। यस सर। ऊपर से ऐसे बास्केट में थाली में लेके ऐसे मम्मी गांव में या कहीं फार्मर को देखा होगा, गिराती हैं तो कचरा उड़ जाता है और जो हमारा ग्रेन होता है वो नीचे गिर जाता है। सो दैट इज नोन एज विनोइंग। सो इसका मीनिंग है यहाँ, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। विंड गॉड क्या कर रहे हैं? सारी चीजों को अलग कर देते हैं। एक दरवाजा है तो दरवाजे के 2 टुकड़े कर दिए, उसको दीवार से अलग कर दिया। विंडो है उसको फ्रेम से अलग कर दिया। सो विंड गॉड इज वेरी पावरफुल एंड माइटी, सो ही ब्रेक एंड सेपरेट ऑल द थिंग्स। सारी चीजों को क्रश करके अलग कर देते हैं। ही वोंट डू व्हाट यू टेल। विंड को आप बोलो रुक जा भाई, थोड़ा बैठ, चाय नाश्ता कर ले, फिर तोड़ फोड़ कर। सो विंड इज नॉट गोइंग टू लिसन। सो wind won't do what you tell him. Wind is not going to listen whatsoever you tell him, whatsoever you instruct him. So come, let's build strong home. तो रास्ता क्या बचा अपने पास में? घर मजबूत बनाओ, दरवाजा मजबूत बनाओ, फेविकॉल से जुड़वाओ, ठीक है? So author says, if you don't want the destruction, make your home, let us build. चलो मजबूत घर बनवाए, ठीक है? So make your house very strong, build strong homes. Let's join the doors firmly. जितने भी दरवाजे हैं उनको अच्छे से जोड़ो, फेविकॉल लगा के जोड़ो ताकि विंड ना तोड़ सके। Do it in your best possible way. Practice to form the body, अपने बॉडी को मजबूत रखने की। स्टीडफास्ट, मजबूत रखने की कोशिश करो। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, ताकि कोई हवा आपको उड़ा के ना ले जाए। मेक द हार्ट स्टीडफास्ट, स्टीडफास्ट यानी फर्म, फर्म यानी स्टीडफास्ट, स्टीडफास्ट यानी फर्म, अपने दिल को मजबूत बनाओ। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस। अगर आप अपना घर मजबूत कर दोगे, अपने दरवाजे मजबूत कर दोगे, अपने आप को मजबूत कर दोगे, तो विंड विल नॉट बी योर एनिमी, विंड आपका दोस्त बन जाएगा। सेम लेसन वी आर, ऑथर इज गिविंग अस, द पोएट इज गिविंग अस, कि हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है। आप अपने आप को एक पावरफुल पर्सन बना लो। पढ़ने के टाइम पे पढ़ाई करो, स्टडीज के टाइम पे होमवर्क के टाइम पे होमवर्क करो, स्पोर्ट्स के टाइम पे स्पोर्ट्स करो, आपकी हेल्थ को मेंटेन करके रखो, एक्सरसाइज करो, अच्छी हैबिट्स डालो, तो आप कभी बीमार नहीं होगे और आपका ब्रेन काम करेगा। बाकी बहुत सारे लोगों का मानना ऐसा है कि बादाम खाने से बुद्धि आती है, लेकिन बादाम खाने से बुद्धि आती
नहीं है, बुद्धि आती है पढ़ने लिखने से, धक्के खाने से लाइफ में। So wind is also giving the same lesson कि make yourself very strong, make yourself very powerful so that wind will be your friend. अगर आप बहुत पावरफुल होगे लाइफ में तो आपको कोई भी परेशान करने आएगा नहीं। That is the learning of life. So make the heart steadfast, do this and the wind will be friend with us. तो wind हम सबका friend बन जाएगा। The wind blows out weak fires. Wind क्या करता है? Blows out. Blows out किसको कर देता है? बुझा किसको देता है? Weak fires. माचिस की आग, कैंडल की आग, दिए की आग, उन सबको बुझा देगा wind. Because wind is very powerful and mighty. छोटी मोटी आग को, कमजोर आग को बुझा देता है। And he makes strong fires roar and flourish. Roar and flourish. हवा में उड़ाना, बढ़ाना, ज्यादा पावर देना। तो ये विंड तो डबल गेम खेल रहा है हमारे साथ में। कमजोर लोगों को मार रहा है, पावरफुल लोगों को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। So what kind of double game our wind is playing? इसका मतलब ये है कि कमजोरों को परेशान करता है और पावरफुल लोगों का साथ देता है, उनके पावर को और बढ़ाता है। His friendship is good. अच्छी। We praise him every day. विंड को भगवान मान के उसकी रोज प्रार्थना करो कि विंड माय डियर बेस्ट फ्रेंड, हेल्प मी, सपोर्ट मी ऑलवेज, आई नीड योर कंपनी एवरी डे। सो दिस इज द एंड ऑफ द पोम। ठीक है, अब मैं मीनिंग आपको फिर से एक बार, मेरे पास बुक है, मैं कैमरा पे शेयर कर देता हूँ, आप इसको लिखना, मेक श्योर यू राइट इट डाउन। Please ensure it's visible on your screen. Better write it down. Yeah, now it is visible, all 5. Yes, sir, visible. Yes, sir, it is. Write down. सर स्क्रीन शेयर करो ना। सर स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सर ले लिया। Okay, second portion. सर बाकी है उस साइड का एक। सर ले लो, रुको, ये ले लेने दो, जल्दी करो। डन सर। Okay, second Done, side. sir. Take the screenshot. डन सर। डन सर। Yes, sir. आगे वाला दिखाओ ना। सर पोयम में कोई लॉन्ग क्वेश्चन सर है? बहुत सारे हैं, मैं देता हूँ स्क्रीनशॉट, बोलो तो भी नहीं दूंगा, मैं भेजूंगा बेटा, इसकी नोट्स में भेजने वाला। डन, चलो, बोथ द साइड इज ओवर नाउ। हो गए सर। चलो, अब जो हमने पोयम है, पोयम एक बार रिवाइज करो, किसी को कोई डिफिकल्टी हो तो पूछो, एंड लेट मी डिस्कस ऑल द क्वेश्चन आंसर विथ यू। There are a lot question answer, जैसे फॉर एग्जाम्पल है कि what is there in the first stanza, तो फर्स्ट stanza में there are more than one stage of a wind. In the very beginning line कि हमारा poet wind को कहता है wind comes softly, it then proceeds to break the shutters of the window. Wind को बोलता है come softly, then says you are breaking the shutters of the window, scatters the paper all round, throw the books down from the shelf. So it also tear the page of the book. So it then brings the rain down from again. So you are making fun, you are poking on people, weak people especially. So these are the things our poet says in the first stanza directly to the wind. सर इसमें सेकंड, इसमें तो सब कुछ एक साथ दिया है। नहीं, हम दो पार्ट कर लो,
ओपनिंग लाइन और एंडिंग लाइन, दो पार्ट कर दो, हाफ हाफ कर दो सर पोएम को। हाँ, बोलो। क्रम्बलिंग का मीनिंग फिर से बता। क्या बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रम्बलिंग? फॉलिंग डाउन एंड ब्रेकिंग, फॉलिंग डाउन एंड ब्रेकिंग। सर टेक्स्ट बुक में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स द विंड डूज इन द फर्स्ट स्टैंजास, तो उसमें ऐसा लिखना है द थिंग्स द विंड ओके, चलो अच्छा है, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अब इसका आंसर क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पोम की लाइन पढ़ो। क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा, ठीक है? व्हाट आर द थिंग्स दैट विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा। विंड, द क्वेश्चन समझो सबसे पहले। What are the things the wind is doing in the first stanza? Means in the beginning of the poem. आगे की 5-7 लाइन में विंड क्या कर रहा है? So in the first stanza, the wind does not come softly. Full stop. In the first stanza, the wind does not come softly. Full stop किया, फिर लिखना है it breaks the shutters of the windows, comma, scatters the paper all around the room, yeah, everywhere in the room. It breaks shutters of the window and scattered the papers in the room. It threw the books down from the shelf. It also tears the pages of the book. It brings the rain again. It makes fun on weak people. सर It crumble houses, doors, rafters and woods. इतना लिखोगे तो बहुत है, इसके सिवाय भी और कुछ लिखना हो तो you can write. सर अगर हम ऐसा लिखे इन द फर्स्ट स्टैंजा द विंड शटर्स ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज स्कैटर्स द पेपर्स थ्रो डाउन द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक्स एंड ब्रिंग्स शावर्स ऑफ द रेन, तो इतना चलेगा? चलेगा, लेकिन थोड़ा और ऐड करो। इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन। अपनी ही लैंग्वेज में लिखना है, दैट इज द ओनली बेस्ट वे टू राइट द आंसर्स। आपको अपनी ही क्रम्बलिंग हार्ट्स तक ऐड करना है ना फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ, ओके। क्रम्बलिंग मींस हाँ, फॉलिंग एंड ब्रेकिंग। प्रथम वीडियो ऑन करो। हेमाक्षी अभी थी, कहाँ चली गई? कृष्णश्री, थर्ड क्वेश्चन है ना, व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोस। जल्दी अब यू ट्राई टू रिवाइज द पोम। इस सेकंड क्वेश्चन में आपसे जरा पूछता हूँ। ओके सर। एक क्वेश्चन ऐसा भी है, व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोज। विंड गॉड विनोज, विनोइंग मैंने बताया था क्या है विनोइंग। सो हमारा पोएट ऐसा क्या कहता है? विंड गॉड विनोज, विंड को सबसे पहले तो गॉड बता दिया, एंड व्हाट इज विनोइंग? सो विंड इज विनोइंग ऑल द वीक थिंग्स। द विंड इज विनोइंग ऑल द वीक थिंग्स। विंड किसको तोड़ेगा? कमजोर घर को। So wind winnows all weak things like crumbling houses, doors, rafters and woods. Then strong wind also get rid of weak bodies. Strong wind जो होता है वो weak bodies को उड़ा देता है, lives and heart too. सर पोकिंग फन मतलब? Poking fun means making fun, मजाक उड़ाना। वीकलिंग्स यानी कमजोर आदमी, कमजोर इंसान।
ध्वनित दवे, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। वीडियो ऑन रखो तो पता चले मुझे कि ध्वनित कौन है, नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा ध्वनित कौन है, विश्वा रावल कौन है, ये नम्र शाह कौन है, कैसा दिखता है। ओ भारती, आई एम हैप्पी टू सी यू आफ्टर अ वेरी लॉन्ग। पटेल अंश, मंदार व्यास आज देख रहा हूँ, नूपुर गांधी, मैं तो भूल जाऊंगा। वीडियो ओपन रखा करो कभी कभी। मुझे पता चले ना मेरे स्टूडेंट्स Don't कौन है। scatter the papers means पेपर्स को उड़ाओ मत, या डोंट स्कैटर्स, अलग अलग मत कर दो Frail पेपर्स। means frail. फ्रेल सारे क्रम्बलिंग, lines का फ्रेल मतलब पेपर क्रम्बलिंग एक ही वर्ड है, फ्रेल क्रम्बलिंग है। सर जो उसमें फोर्थ क्वेश्चन है ना, उसका आंसर यहाँ से ना सो कम और उतना तक है ना। क्या बोलता आंसर? चलो ओके, अब मैं शैल आई मूव अहेड। अब हमारा सिलेबस में कुछ भी बचा नहीं है। बी रेडी फॉर संडे टेस्ट। अब मैं आपको थोड़े से आंसर कैसे लिखने हैं, प्लीज बी रेडी विद अ पेन एंड अ पेपर, और पेंसिल और अ पेपर जो भी है आपके पास में। क्वेश्चन आंसर बनाना। हाँ, क्वेश्चन आंसर बनाना ही सिखा रहा हूँ। सबसे पहला तो आंसर ये वाला ही बनाओ। What are the things the wind does in the first stanza? मैंने अभी बताया, कृष्णश्री ने, किसने अभी बताया था, कोई गर्ल थी जिसने अपना एक ऑप्शन बताया था। सर मैंने त्रिशा ने। इसलिए मैं बोलता वीडियो नहीं ऑन रखोगे ना तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कौन बोला, मैं गलत गलत नाम दूंगा कि कोई लड़की आई थी और वो बोल के आंसर चली गई। When I checked the paper, I saw many. Ved, notebook and pen. Be ready with your notebook and pen. आप कुछ लिखा रहे हो? लिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको लिखवा रहा हूँ, कैसे आंसर बनाते वो बता रहा हूँ, लेकिन उसके लिए सर लिखना ऐसे, जरूरी है। सर फर्स्ट में ऐसे लिख सकते हैं ना, इन फर्स्ट आंसर the wind does not come softly, he break the shutter of window, he scatter the paper, It अच्छा सुनो, a it very scatter minor the correction. paper, It it wind throw क्या है? down non the, living. it throw Wind, down the book on the shelf. ओके सही है देवांश। आपको क्या करना है, wind is a non living thing, तो wind के लिए everywhere you have to use the word it. So in the first stanza, the wind doesn't come softly, does not come softly or doesn't come softly, लिख सकते हो first line. It breaks the shutters of the window and scatters the paper. दो सेंटेंस को एंड लगा के जोड़ो। It breaks the shutters of the window, जो पोएम में से मिल जाएगा, and scatters the paper. Scatters the paper भी लिख सकते हो, या scatters the paper everywhere, या scatters the paper in the room, जो भी आपको लिखना हो लिख सकते हो। बाद में सर ऐसा, it brought rain again and again. Yeah, ना again and again नहीं, again। Then it brings the rain again, क्योंकि you have started everything in present tense, so tense में गड़बड़ मत करना। You are writing everything in present tense, so write this answer too in present tense. Tenses change मत करो। सर जो इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है ना सर, उसमें ये आंसर है, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, मेक द हार्ट steadfast to do this and the wind will be friends with us. Yeah, इसको अपने वर्ड में और थोड़ा डिस्क्राइब करो। Somewhere it seems direct lines of the poem are there, so better try to describe more. सर मैंने बनाया, in the stanza wind does not come softly,
It breaks the shutters of windows, scatter the papers, throw down the books on the shelf, tear the pages. It brings rain again. It likes to making fun at weak people. It crumbling houses, doors, rafters, wood, bodies, lives, and hearts. Okay, fine, no problem. सर एक वर्ड इसको सेपरेट करना हो तो इतना कर देना, द विंड गॉड क्रशेस वीक बॉडीज लाइव्स एंड वीक हार्ट. द विंड गॉड क्रशेस, क्रम्बलिंग अलग है, क्रश करना अलग है. सर सर आप ये नोट्स भेज सकते हो? भेजूंगा बेटा, जरूर भेजूंगा, लेकिन मेरा नोट्स भेजना से ज्यादा आपका एग्जाम को एक्सप्रेस करना ज्यादा जरूरी है. ये तो मैं जो बोल रहा हूँ तो भेज दूंगा, आप लर्न भी कर लोगे, लेकिन अगर नोट्स ना हो तो बिना नोट्स के भी आप पढ़ के लिख सकते हो ना. सो मेकिंग यू हाउ टू राइट. So writing better, अगर आपको आता है, प्रैक्टिस करते हो तो गुड. Excuse me, sir. Sir, actually, I have joined this tuition late. So in grammar, active to passive voice and question tags are left for me. In active to passive voice, I have joined half class, so I have idea for that. But for the question tags, I have no idea. Okay, no problem. Yes, sir. Next I have class. also late Okay, joined. no problem. Okay, no problem. Don't worry. I'll be taking next class, and in next class I'll be taking this question tag and active passive again. Okay, sir. Shall I explain you one more question and then end of this one? फिर टोटो वाला एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे लिखना है. What do the last 4 lines of the poem means to you? ऐसा क्वेश्चन है. What do the last 4 lines of the poem mean to you? सर ये टोटो चैप्टर का है या फिर ये पोयम का है? ये पोयम का है. लास्ट लाइन ऑफ द पोयम. रिपीट करो ना. What do the last 4 lines of the poem mean to say? लास्ट की 4 लाइन में पोएट क्या कहना चाहता है पोयम में? So the last line symbolized wind as a fortune of life. Wind क्या है? God. विंड को क्या कहा गया है? गॉड कहा गया है, गॉड के समान कहा गया है. सो विंड तो भगवान बना दिया हमारे पोएट ने लास्ट की लाइन से. ओके, फिर व्हाट इज इट? सो व्हेन हार्श winds blow, weak fire die out. When the harsh wind blows, weak fire dies. When harsh wind blow, weak fire die out. But strong fire burn even more brightly. ऐसा आपको लिखना है अपने वर्ड में. But strong fire burn even more brightly. Their flames become more powerful and aggressive. सर more brightly के बाद हाँ, more brightly and aggressively. Large and aggressive. Bright नहीं होगा, large and aggressive.
So it becomes very difficult to put out all such fires. So it becomes very difficult to put out such fires. So once a person becomes strong physically and mentally. So once a person becomes strong physically and mentally, the wind god himself will become his friend. It means the wind will be the friend of physically and mentally strong person. सर तो लास्ट लाइन ये ना, सो द विंड बिकम फ्रेंड ऑफ स्ट्रॉन्ग पर्सन. That is the reason. Wind is friend of strong persons. इन दो आंसर जो हमने अभी किए उसमें कोई डिफिकल्टी? नो सर. नो सर. आपके क्वेश्चन आंसर जो भी आप लिखना, पीडीएफ अच्छी बना के भेजना, आपका प्रॉपर नाम लिखना, आपकी प्रॉपर ब्रांच लिखना, विच ब्रांच यू आर फ्रॉम, एंड डोंट राइट लाइक रिजर्व बैंक का गवर्नर जैसे साइन करता है ऐसे आप अपना नाम लिखो. आप अपना नाम कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे कि बेचारे मुकेश सर को पढ़ना है, ऐसा लिखना. ठीक है? ओके सर. ओके सर. 25 मार्क्स की 25 मार्क्स का मैं टेस्ट पेपर बनाऊंगा और पास होना इज मैंडेटरी. जो फेल हुआ उसको इंस्टीट्यूट पे बुलाऊंगा और वो 4 घंटे और बैठा के लिखाऊंगा. कोरोना हो या कुछ भी हो, नो प्रॉब्लम. And be very particular about writing, handwriting. I'm talking about your handwriting should be such कि पढ़ने वाले को अच्छा लगे कि हाँ मीत ने अच्छा लिखा या पार्श्व व्यास ने अच्छा लिखा. फिर ऐसा मत करना कि पढ़ के ऐसा लगे कि जूही को लिखना ही नहीं आता. So don't do it. कितने आवर्स की एग्जाम होगी? हाँ, कितने आवर्स की एग्जाम होगी सर? होने दो ना कितने भी आवर्स की. आप तो अपने घर पे हो, अच्छा एक जूस बनवा लेना, गाय का दूध रखना, हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा डाल देना अंदर, 2 बादाम रात को खा लेना, तो दिमाग ऑलरेडी पावरफुल होगा. जितना बता रहा हूं उतना करना. हैंडराइटिंग, प्रेजेंटेशन, स्टार्ट ए एंड बी टुगेदर. एक एग्जाम हुई थी उसमें लिखा था क्वेश्चन 1A आगे था, 1B पता नहीं कहाँ था. ये 2A यहाँ था, 2B बीच में था. ऐसा मत करना, मिसमैच मत करना. सारे क्वेश्चन आंसर को एक साथ में रखना. 1A and B together. ओके सर. ओके सर. चलो मैं बताता हूँ आपको एडवेंचर ऑफ टोटो. इसके मैंने कुछ भेजे थे क्वेश्चन आंसर आपको. यस सर भेजे. यस सर 5 क्वेश्चन से भेजे. ओके बेटर. सर भेजे थे. सर आप क्वेश्चन. अरे वेट, मुझे आपको वो समझा देना है विंड का. वेट, अदरवाइज इट विल बी ए प्रॉब्लम. फिगर्स ऑफ स्पीच. सर वो आने वाला है? 100% आएगा. फिगर्स ऑफ स्पीच ना आए तो समझो पेपर इज इनकम्प्लीट. ऑन योर स्क्रीन मैं शेयर करता हूं. Why I'm not able to सर स्क्रीन शेयर कर दो.
Yeah, now it is seen. हाँ नहीं आ रहा है। Yes, sir. Sir, blur आ रहा है. Okay, wind comes softly. एक लाइन है, हाँ हाँ सर अभी सर स्क्रीन Wind- पूरी हाँ हाँ, कोई जरूरत है ही नहीं, बस इतना ही मुझे दिखाना है। 2 लाइन देखो, 2 स्टेंजा देखो। विंड कम सॉफ्टली, उसके अंदर क्या है? एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी कहाँ आता है? सो व्हेन डायरेक्ट एड्रेस हैज बीन मेड टू द विंड, जहां जहां भी डायरेक्ट एड्रेस हैज बीन मेड टू द विंड, वो क्या होगा? एपोस्ट्रोफी होगा। सो विंड कम सॉफ्टली, दैट इज, पोएम के अंदर ही लिख दो आप, एपोस्ट्रोफी। विंड कम सॉफ्टली, दैट इज एपोस्ट्रोफी। सर सिर्फ हमें फाइंड करना है ना इसका नेम? बस सिर्फ नाम लिखना है, बस Okay. एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत है ही। सर ब्लर हो रहा है नाउ इट्स क्लियर, अब नहीं होगा। सर। वो ये एपोस्ट्रोफी है तो उसकी लाइन नहीं दिख रहा है। वो तो फर्स्ट लाइन है, मैं बता रहा हूँ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। सेनेक्डोच, सेनेक्डिकी जो आप बोलते हो, लिटोट्सन, सेनेक्डिकी, लिटोट्सन, एपोस्ट्रोफी। फर्स्ट लाइन आपके पास में है पोम की, देखो, विंड कम सॉफ्टली, इसके अंदर है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी मींस अ डायरेक्ट एड्रेस इज मेड टू अ नॉन लिविंग थिंग। जब हम उसके साथ डायरेक्ट बात करते हैं, दैट इज एपोस्ट्रोफी। फिर आता है डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। अगेन एपोस्ट्रोफी भी है, सेनेक्डिकी भी है एंड लिटोट्स भी है। सेनेक्डिकी मैंने बताया था, अ पार्ट शटर्स स्टैंड फॉर द विंडोज। एक पार्ट पूरे को बताया, शटर यानी पूरा विंडो। सर वो स्क्रीन नहीं आ रही। मेरा हाथ गिर गया, चलेगा? नो नीड टू, मैं ये भेज दूंगा। अगर मैं बोलूं मेरा हाथ गिर गया, मेरा हाथ नहीं, पूरा का पूरा मैं गिर गया। देन सर लिटोट्स। एक बार वो फिगर ऑफ दिखा तो स्क्रीन नहीं नहीं बेटा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। आई एम गोइंग टू सर सेंड। साइनाडिकी का मतलब कि उसका बताओ ना, वो कब आता है? वो आता है अ पार्ट स्टैंड्स फॉर द होल। जैसे शटर्स है, ब्रेकिंग ऑफ शटर्स। सो ब्रेकिंग ऑफ शटर्स नहीं, ब्रेकिंग ऑफ होल विंडो। सो अ पार्ट स्टैंड्स फॉर होल, वहां आता है सेनेक्डोच, सेनेक्डिकी जो आप बोलते हैं। आपने सब समझाया था फिगर ऑफ सब समझाया था, फिर से समझा रहा हूँ, इसलिए तो समझा रहा हूँ एक एक लाइन फिर से। फिर आता है लिटोट्स। लिटोट्स उसको बोलते हैं नेगेटिव आइडिया हैज बीन कन्वेड इन अ पॉजिटिव वे, अफर्मेटिव मीनिंग। आपने कुछ नेगेटिव लिखा है, सो नेगेशन इज यूज्ड टू कन्वे द अफर्मेटिव मीनिंग। What is litotes? Litotes means negation is used to convey the affirmative meaning. अब क्या negation है और क्या affirmative meaning है? So don't scatter the pages. ये don't, ये बताता है कि it is negative. Don't do यानी अच्छा काम बोल रहा है कि मत कर. So negation has been given to convey affirmative meaning. अच्छा काम करने की बात कर रहा है, negative. So negation has been conveyed. Negation बताया है किसके लिए? Affirmative meaning convey करने के लिए बताया है। So first and second line में किसी को कोई difficulty? No sir. No Okay, first and second line। अब मुझे सबसे पहले नम्र शाह बताएगा या जूही बताओ मुझे, फर्स्ट लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एपोस्ट्रोफी। ओके, क्यों? क्योंकि सर इधर है ना एपोस्ट्रोफी आता है, इसलिए डायरेक्ट एड्रेस किया गया नॉन लिविंग थिंग को। नाउ जूही क्लियर? डायरेक्ट एड्रेस। अगर मैं अपने पंक्चय से बात करूं,
मैं अपने फैन से बोलता हूँ कि भाई तू क्या कर रहा है, मुझे गर्मी लग रही है। पोएट तो करते हैं कुछ भी, तो वहां क्या आएगा, एपोस्ट्रोफी। डायरेक्ट टॉकिंग हैज बीन डन टू नॉन लिविंग थिंग, और यहाँ हमारा विंड है नॉन लिविंग थिंग है, उसके साथ में हमारा पोएट इज टॉकिंग, सो एपोस्ट्रोफी। ठीक है, ओके। सेकेंड लाइन के अंदर कर्तव्य, आप मुझे बताओ क्या लिटोट से और सेनेक्डी है और एपोस्ट्रोफी है। ओके, आप कौन मुझे बताएगा सेनेक्डोज क्यों है? पेज नंबर बोलना ना मेरा बुक। सर सेनेक्डोज पेज 40। सर क्योंकि हाँ सर सेनेक्डोज इसलिए है क्योंकि है ना, इसमें होल का बता रहा है, जैसे शटर्स ऑफ विंडो, सिर्फ पूरी विंडो हिल रही है, सिर्फ उसके शटर्स नहीं हिल रहे, इसलिए। यस, सो अ पार्ट स्टैंड्स फॉर होल, दैट इज सेनेक्डी। फिर आता है लिटोट्स, कौन बताएगा लिटोट्स कौन है? अ न्यू कैरेक्टर। सर मैं बता, वो नेगेटिव में होता है, पर पार्श्व को बोलने दो, पार्श्व बोलो भाई, नहीं तो ऐसा लगेगा सबको ऐसा लगे। नो वेट, अभी आपका टर्न ही आने वाला है, आप तो मेरे खास हो, फेवरेट हो, इसलिए आपको लास्ट में ही लूंगा। ये पार्श्व, मुझे पार्श्व को पूछने दो, नहीं तो ये बोलेगा कि सर मुझे कुछ कोई आंसर पूछते ही नहीं। बोलो पार्श्व। सर नया है तो अभी आइडिया नहीं है पूरा। नया है, पहले कहाँ थे? कनाडा में थे? नया है? हाँ, फिर नथिंग इज न्यू पार्श्व, ट्राई आइदर राइट और रॉन्ग, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। बोलेंगे तो आएगा ना सर। कहना ये इंडिया है भाई, इंडिया में एक मेरी जान पहचान वाले हैं, उनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वो चाय बेचते बेचते देखो पीएम बन गए, और आप तो मेरी डायरेक्ट जान पहचान वाले हो, पार्श्व। अंडरस्टूड? सो ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, सो सेकंड हो गया, डोंट स्कैटर द सॉरी डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। 3 है एपोस्ट्रोफी, सेनेक्डोज और लिटोट्स। लिटोट्स मींस नेगेटिव इज यूज्ड टू कन्वे द अफर्मेटिव मीनिंग। नेगेटिव आपने यूज किया है टू कन्वे affirmative meaning, that is litotes. Third is don't scatter the papers. Don't scatter the papers. Don't scatter the papers means apostrophe भी है, litotes भी है इसके अंदर। Don't scatter the papers, apostrophe and litotes. Apostrophe क्यों है? A direct address is made to the wind. बोलो। लिटोट्स का मीनिंग फिर से बता। Litotes means negation is used to convey the affirmative meaning. पार्श्व सुन रहे हो ना आप भी? Negation is used to convey the affirmative meaning. बोलो अंश। सर आप चैप्टर 2 मूवमेंट वाला टोटो एडवेंचर है ना, वो क्वेश्चन आंसर फिर से भेजना, बिकॉज मेरा फोन है ना चेंज हुआ ना, तो उसमें नहीं है। वो तो आप अपने जो भी एडमिन है ना, मैंने तो भेज दिया, उनके पास पड़ा होगा ग्रुप में, या किसी फ्रेंड से ले लो, आपका कोई ग्रुप हो। क्योंकि मैंने मैम को बोला ना, मैम ने बोला कि सर को बोलो। अच्छा, कौन सी ब्रांच में हो? मैं फिर से भेज देता हूँ। घुमा ब्रांच। घुमा ब्रांच, ठीक है, मैं मैम को पर्सनली भेज दूंगा, वो आपको सेंड कर देंगे। व्हाट्स योर नेम? अंश। अंश, ठीक है, मैं बोल दूंगा अंश को भेज दो। सर ओके, थैंक यू। फिर है फोर्थ, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। एक बात याद रखना, ये जो पूरी विंड पोम है, विंड पोम के अंदर द पोएट इज डायरेक्टली टॉकिंग टू द विंड, सो मैक्सिमम एपोस्ट्रोफी तो आएगा ही, मैक्सिमम एपोस्ट्रोफी आएगा ही, आपको एपोस्ट्रोफी लिख देना है। यहाँ फोर्थ लाइन में भी एपोस्ट्रोफी आएगा। सर ये जो है he want to do what you tell him,
तो ये हम्म। एपोस्ट्रोफी नहीं है ना? ना, ये नहीं है, ये नहीं है, ओके ये तो हमें बोल रहा है पोएट। ओके, पहले सर फोर्थ फोर्थ सुन लाइन लो, में क्या आएगा? फोर्थ में बता देता हूँ। यस, फोर्थ पहले आप सुन लो, फिर क्वेश्चन कोई हो तो पूछना। ओ सॉरी सॉरी, इट्स 4:31, सॉरी इट्स नॉट माय क्लास। सीबीएसई के बच्चे ज्वाइन हो गए हैं सब। या मैम। टू हूम आई मेक होस्ट, किसको बनाऊं मैं? कोई मुझे आके बना जरा बोल। दीजिए, मुझे बना दीजिए सर। Hi, sir. बाय बाय। बाय सर। वाले बच्चे लीव कर दो बेटा।